हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ जो कि 9 मई से लेकर 11 मई के बीच में ओपन रहेगा। काफी दिनों बाद किसी आईपीओ का रिव्यू करने जा रहे हैं। उसका नाम है नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट REIT का आईपीओ। और दोस्तों इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स तो दे चुका हूं, पर इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है, इससे हमें लिस्टिंग गेन्स का पता चल पाएगा। फिर दोस्तों जानेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है और फ्यूचर में हमें कैसा परफॉर्मेंस करके दे सकती है। फिर दोस्तों जानेंगे इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो पेयर कंपटीटर्स है उनसे महंगी कंपनी है या सस्ती कंपनी है। और दोस्तों जानेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, मतलब इसका प्राइस बैंड वगैरह कैसा है। और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है। तो ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो है फिक्स नहीं होता, ये सिर्फ एक अंदाजा है, तो इस पर हमें पूरे भरोसे नहीं रहना है, बस सिर्फ एक अंदाजा लेना है। तो आज की तारीख में लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम 5 रुपए पर शेयर बता रहा है। तो दोस्तों ये 150 शेयर का लॉट है, तो करीबन 750 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज 5% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। हालांकि जो इसका प्राइस बैंड है 95 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच में, मतलब 100 रुपए का इसका अपर प्राइस बैंड है। इस कारण क्या है कि जितने रुपए भी इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम होगा, मान लो 5 रुपए ग्रे मार्केट का प्रीमियम होगा, तो परसेंटेज भी उतना ही ग्रे मार्केट का प्रीमियम होगा, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो 100 रुपए है। कैलकुलेशन थोड़ी इजी है 100 रुपए के कारण। तो अभी ग्रे मार्केट का प्रीमियम काफी कम चल रहा है, मिनिमम 20% तो होना ही चाहिए अगर लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो डेली आपको ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर अपडेट मिलता रहेगा हमारे चैनल। बस आपको क्या करना है, बेल आइकन पर दबा के रख लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और वहां पर छोटे मोटे अपडेट्स हाथों हाथ मिल जाएंगे। और ये जो आईपीओ आ रहा है आपको अप्लाई करना है, आपके फैमिली मेंबर में किसी का भी डीमेट अकाउंट नहीं है, तो उसकी जो फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना ना भूलिएगा, वहां पर रील्स वगैरह हमारी मिलती रहती है। अब दोस्तों जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है। वैसे मैं डिटेल्स के बारे में आपको बता चुका हूं, पर फिर भी क्लियर कर देता हूं। जो नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट REIT कंपनी है, तो REIT का मतलब क्या होता है। REIT का मतलब होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, मतलब जो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ट्रस्ट होता है REIT। तो अब ये क्या करते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं या रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो HNI इन्वेस्टर्स होते हैं, उनसे क्या है कि पैसे जुटाते हैं। फिर क्या करते हैं कि जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज होती है मेन हाईवेज वगैरह पे, वहां पर क्या करते हैं कि ये प्रॉपर्टीज खरीद के उस पर मॉल वगैरह, शॉपिंग सेंटर है, ऑफिसेज हैं, तो ये सब क्या है कि ये बनाते हैं। उसके बाद क्या है कि जो ये इन्वेस्टर्स का पैसा है, वहां से जो भी रेंटल इनकम आती है, जैसे मॉल के अंदर जो शॉपिंग सेंटर होते हैं, शॉप वगैरह होती हैं, वहां से रेंटल इनकम आती है, मॉल की रेंटल इनकम आती है, ऑफिसेज की रेंटल इनकम आती है। तो वहां से जो भी रेंटल इनकम आती है वो क्या करते हैं कि वापस इन्वेस्टर्स के अंदर ही डिविडेंड के रूप में बांट दिया जाता है। मतलब ये होता है कोई एक ग्रुप है, कोई भी एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, वो क्या है कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद नहीं पाता और ना ही इतने बड़े मॉल्स वगैरह बना पाता है। तो उसके अंदर क्या है कि पूरा REIT जो ग्रुप होता है, इसके अंदर सभी को क्या है कि इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको मौका दिया जाता है इन्वेस्टमेंट करने का, और इनसे पैसे भी जुटाए जाते हैं। तो थोड़ा काम जो है आसान हो जाता है। अब मुझे कोई कहे कि आप ये एक जमीन खरीद लीजिए, इस पे मॉल बड़ा बना लीजिए, तो मेरे लिए शायद इतना पॉसिबल नहीं होगा। पर ये मॉल अगर मुझे इनडायरेक्टली खरीदना है, तो मुझे क्या है कि ऐसी REIT कंपनी के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो मेरा क्या है कि कुछ हिस्सा हो जाएगा इन REIT कंपनीज के अंदर, जो इनके मॉल वगैरह हैं, जो इनकी प्रॉपर्टीज है, उनके अंदर मेरा कुछ हिस्सा हो जाएगा। जैसा मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा उस हिसाब से। जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, म्यूचुअल फंड को फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। उसी तरह REITs के अंदर क्या होता है कि रियल एस्टेट, मतलब जमीनों के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और उसका जो भी प्रॉफिट होता है, मतलब जो किराए की इनकम आती है, तो वो क्या है कि डिविडेंड के रूप में इन्वेस्टर्स को बांट दी जाती है। इसी तरह से इनका काम चलता है। तो टोटल इनकी 17 प्रॉपर्टीज, मतलब लगभग 17 मॉल्स हैं इनके 14 सिटीज के अंदर, जैसे अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, इंदौर। तो ऐसी जगहों पर इनकी टोटल 17 मॉल्स हैं। इसके कुछ होटल एरियाज है, कुछ ऑफिस एरियाज है, कुछ मॉल शॉपिंग सेंटर एरियाज हैं। तो यहां से क्या है कि इनको रेंटल इनकम आती है, रेंटल मतलब किराए की इनकम, और वो इन्वेस्टर्स के अंदर बांट दी जाती है। तो सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी क्या काम करती है। समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आगे और भी सारी चीजें क्लियर करते हैं। अब दोस्तों जानते हैं इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों 2020 से लेकर 2022 तक अगर इसके एसेट्स देखें, तो एसेट्स जो हैं घटे हैं। घटने का कारण कोविड है। और अभी FY23 के 9 महीने के अंदर देखें, मतलब दिसंबर क्वार्टर तक अगर इसका रिजल्ट देखें,
तो थोड़ा सा उसके अंदर सुधार देखने को मिला है। फिर दोस्तों रेवेन्यू के अंदर भी अगर बात करें तो रेवेन्यू भी के अंदर भी सेम ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला है। 2020 के बाद इसका रेवेन्यू जो है घटा है। उस घटने का कारण ही कोविड है। कोविड के टाइम आपको पता ही है कि ये सारी जो प्रॉपर्टीज है वो भी खाली थी, रेंटल इनकम भी नहीं आ पा रही थी, तो उसके कारण इस कंपनी पर भी इफेक्ट देखने को मिला है। तो रेवेन्यू 2020 के बाद 21 के अंदर घटा, फिर 2022 के अंदर थोड़ी सी वापस इंप्रूवमेंट देखने को मिली और दिसंबर क्वार्टर के अंदर क्या है कि इसके अंदर वापस अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो अभी जो इसने रेवेन्यू टोटल जनरेट किया है 9 महीनों के अंदर, FY23 के 9 महीनों के अंदर 1498 करोड़ रुपए का। और प्रॉफिट के अंदर भी अगर देखें तो 2020 के अंदर तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी, 2021 और 2022 के अंदर ये लॉस मेकिंग कंपनी हो गई और ये इसका इफेक्ट कोविड के कारण ही था। और अभी दिसंबर क्वार्टर मतलब 9 महीने तक की बात करें तो 257 करोड़ रुपए का इसने प्रॉफिट जनरेट किया है 9 महीने के अंदर। तो काफी अच्छा प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट किया, मतलब अभी इंप्रूवमेंट हो रहा है इसके फाइनेंशियल्स के अंदर। तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर तो कोई ज्यादा दिक्कत नजर नहीं आ रही है। फिर दोस्तों इसके बाद रिजर्व कैश है अभी आज की तारीख में 639 करोड़ रुपए और उसके ऊपर डेप्ट मतलब उधारी है 5872 करोड़ रुपए की आज की तारीख में। और ये जो आईपीओ से पैसे जुटाएगी उससे 250 करोड़ रुपए का लोन चुकाएगी, पर उसके बाद भी इसके ऊपर डेप्ट जो है लोन है वो रह जाएगा। वैसे देखा जाए तो इसके जैसी अभी सारी कंपनीज है उनके ऊपर इसके आसपास तो लोन है ही, पर ये लोन थोड़ा सा ज्यादा है। फिर दोस्तों इसके पेयर कंपटीटर्स से इसको कंपेयर कर लेते हैं, मतलब इसके जैसी मार्केट के अंदर 3 कंपनियां और लिस्टेड है और ये चौथी कंपनी लिस्ट होने जा रही है। देखिए पी अगर देखें, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो अगर देखें तो अभी FY22 के अंदर तो ये कंपनी लॉस मेकिंग है, अभी FY23 का पूरा रिजल्ट आया नहीं है। तो अभी लॉस मेकिंग होने के कारण क्या है कि जो इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो मतलब पी रेशियो वो नेगेटिव है। तो अभी इसको हम कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर करेंगे हम इसके रेवेन्यू देख लेंगे और इसका प्राइस बैंड वगैरह जो वो कैसा है, मतलब जो बाकी कंपनीज थी उनका प्राइस बैंड वगैरह कैसा था, तो उससे हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। देखिए 2022 के अंदर जो इसने रेवेन्यू लगभग जनरेट किया है 1400 करोड़ रुपए के आसपास का, और इसकी एक पेयर कंपटीटर है माइंड स्पेस, उसका जो 2022 के अंदर रेवेन्यू था 1780 करोड़ रुपए का। लगभग सिमिलर टाइप की कंपनी, थोड़ी सी बड़ी है और उसका पी है 57.2 का। और माइंड स्पेस का जो आईपीओ आया था 2020 के अंदर करीबन उसका जो प्राइस बैंड था 275 रुपए, और इसका अगर प्राइस बैंड देखें तो 95 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच, मतलब अभी आधी वैल्यूएशंस पर आया है। मतलब अभी जो नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट का आईपीओ है आधी वैल्यूएशंस पर, तो ये अच्छी बात है, सस्ता है। और अभी जो माइंड स्पेस का भाव चल रहा है 324 रुपए, मतलब कोई खास रिटर्न नहीं है 3 सालों के अंदर। और इसने माइंड स्पेस ने हाई बनाया था 455 रुपए, मतलब हाई बनाने के बाद क्या है वापस डाउन आ गया, तो कोई 3 सालों में लॉन्ग टर्म में कोई खास रिटर्न नहीं बन पाया है। फिर दोस्तों एक कंपनी थी ब्रुकफील्ड का भी अभी आईपीओ आया था, इसका रेवेन्यू है 2022 के अंदर करीब 900 करोड़ रुपए का और इसका पी मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 64.4 का। फरवरी 2021 के अंदर ही इसका आईपीओ आया था और 275 रुपए के अंदर ये आईपीओ आया था, और अभी जो इसका प्राइस चल रहा है करीबन 274 रुपए, मतलब अपना जो आईपीओ आया था उससे भी थोड़ी 1 रुपया कम प्राइस के अंदर चल रहा है। मतलब इसने भी 2 साल में कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। इसने भी 345 रुपए का हाई बनाया था पर उसके बाद गिरावट ही है। फिर दोस्तों एम्बेसी पार्क्स, इसका रेवेन्यू है 2022 के अंदर 3640 करोड़ रुपए का, मतलब सबसे ज्यादा इसी का ही है, और इसका पी है 59.1 का। और 2019 के अंदर इसका आईपीओ आया था 300 रुपए के अंदर, आज इसका प्राइस 315 रुपए के आसपास है, और इसने हाई बनाया था 512 रुपए का, और उसके बाद ये भी डाउन चला गया। मतलब लॉन्ग टर्म में देखें तो जितनी भी REIT कंपनीज हैं उन्होंने कोई खास रिटर्न बना के नहीं दिया है। तो लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट इसीलिए करते हैं कि उनको डिविडेंड से इनकम होती रहती है। डिविडेंड कितना मिलता है, लगभग 5% से लेकर 10% के बीच में डिविडेंड मिलता है, ज्यादा डिविडेंड भी नहीं है। तो देखा जाए तो जो FD है FD के बराबर ही हुआ, मतलब अगर एवरेज देखे तो ज्यादा कोई रिटर्न भी नहीं मिल रहा है, तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का ज्यादा फायदा मुझे नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए मैंने आपको शेयर प्राइस भी बता दिए, पिछले जो भी शेयर्स लिस्टेड थे उन्होंने भी कोई खास रिटर्न नहीं दिया है, और डिविडेंड भी 5 से 10% हाईएस्ट देती है। मतलब मैं तो 10% हाईएस्ट बता रहा हूं, मतलब 5 से लेकर 10% के बीच में ही डिविडेंड है। 7% तो मिनिमम हमें मिल ही जाता है FD वगैरह के अंदर, और थोड़ी और कोई अगर अच्छी स्कीम हो तो 8% भी मिल जाता है। तो ये हो गई सारी चीजें क्लियर। तो पेयर कंपटीटर्स के हिसाब से भी देखें तो प्राइस बैंड वगैरह जो है उसका वो रीजनेबल है, मतलब आधी प्राइस पर आया। बाकी सारी जो आईपीओ आए थे 275 या 300 रुपए के भाव में आया था, इसका प्राइस बैंड है 95 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच में, तो प्राइस बैंड रीजनेबल है। अब दोस्तों बात करते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों ये आईपीओ ओपन होगा 9 मई से लेकर 11 मई के बीच में, और इसका प्राइस बैंड रखा गया है 95 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच में। प्राइस बैंड रीजनेबल नजर आ रहा है बाकी सारे आईपीओ से कंपेयर करते हैं तो। टोटल इश्यू साइज है 3200 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर 1400 करोड़ रुपए फ्रेश इश्यू है। इसके अंदर कुछ पैसे इसके लोन चुकाने के अंदर काम आएंगे, करीबन 250 करोड़ रुपए। बाकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह एक्वायर करने के लिए, कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के अंदर काम आएंगे,
1800 करोड़ रुपए के अंदर प्रमोटर्स अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचेंगे। फिर दोस्तों अगर इसका रिजर्व पोर्शन देखें तो QIB पोर्शन 75% का है, जिसके अंदर सिर्फ एंकर इन्वेस्टर्स का जो पोर्शन है करीबन 60% का, और इसके अंदर NII मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पोर्शन है 25% का, और इसके अंदर मैंने ये भी सुना है कि रिटेल पोर्शन भी शामिल है। कोई अलग से रिटेल पोर्शन नहीं दिया होगा, पर आप HNI कैटेगरी के अंदर रिटेलर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर लॉट का एक थोड़ा कंफ्यूजन था कि इसके अंदर, क्योंकि पिछले जो IPOs आए थे उनके अंदर 55,000 रुपए का मिनिमम एक लॉट था, मतलब रिटेलर्स को अगर अप्लाई करना है तो इसके अंदर थोड़ा सा मुझे लगता है सिंप्लीफाइड कर दिया है, एक लॉट 15,000 रुपए का कर दिया है। बाकी सारी चीजें आने वाले टाइम में क्लियर होगी, मतलब जब ये IPO ओपन होगा उस टाइम पता चलेगा, पर अभी के लिए यही मान के चलते हैं कि मिनिमम रिटेल के लिए 15,000 रुपए का एक लॉट है, और वो HNI कैटेगरी के अंदर ही शामिल है। आप चाहे तो HNI कैटेगरी 2 लाख से ऊपर की भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, मतलब एक ही कैटेगरी दी गई है, रिटेलर्स के लिए कोई अलग से कैटेगरी नहीं है, तब तो जो पैसा जाएगा QIBs के पास। और बाकी ये जो मिनिमम एक लॉट के पीछे जो इन्वेस्टमेंट है उसका कंफ्यूजन है वो 9 तारीख के आसपास क्लियर हो जाएगा जब ये IPO ओपन होगा। अब दोस्तों ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई IPO को लेकर। अब दोस्तों मेन सवाल ये आता है कि इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स वगैरह मिलते रहें। तो बात करें सबसे पहले शॉर्ट टर्म के हिसाब से या लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अगर देखें तो ग्रे मार्केट का प्रीमियम काफी ज्यादा कम है, सिर्फ 5% के आसपास ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो मुझे लगता है हमें 1-2 दिन वेट करना चाहिए, सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा मिलता है, रिस्पॉन्स कैसा आता है, ग्रे मार्केट के प्रीमियम उछाल देखने को मिलता है तो ही हमें इस IPO में अप्लाई करने का सोचना चाहिए। तो बाकी प्राइस बैंड वाइज देखें तो थोड़ा रीजनेबल है, बाकी जो इसके पीयर कंपटीटर्स हैं, जो बाकी REIT के IPO आए थे उससे थोड़ा रीजनेबल नजर आ रहा है, तो उम्मीद है कि इसके अंदर कुछ लिस्टिंग गेन्स मिल सकता है। फिर दोस्तों बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखें तो मैंने बाकी सारे आपको IPOs बताए जो REIT IPOs थे, तो लॉन्ग टर्म में किसी ने भी कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। जितना इनका इश्यू प्राइस था उसी के आसपास ही उनकी प्राइस चल रही है अभी, मतलब कोई लॉन्ग टर्म में खास रिटर्न नहीं है। तो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो डिविडेंड के रूप में आपको इनकम मिल सकती है सालाना 5 से 10%, सालाना कह रहा हूं, तो इतना आपको मिल सकता है। मतलब 4 ही क्वार्टर के अंदर हमको डिविडेंड मिल जाएगा, पर वो थोड़ा थोड़ा उस हिसाब से देखें, पूरा कंपेयर करेंगे जो प्राइस है शेयर का उस हिसाब से 5 से 10% के बीच में ही निकल कर आएगा। वैसे देखा जाए तो ठीक है डिविडेंड इतना, पर ओवरऑल हमें शेयर के अंदर ग्रोथ भी नहीं देखने को मिलती है, तो ये थोड़ा रिस्क हमें ध्यान में लेते हुए चलना पड़ेगा। बाकी इसका प्राइस बैंड कम है तो हो सकता है इसके अंदर थोड़ी ग्रोथ देखने को मिल जाए शुरुआती दिनों में, बाद में उसके बाद सेम वैसा ही REIT जैसा परफॉर्मेंस कर रही है वैसा परफॉर्मेंस देखते हुए मिले। ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी, आपके माइंड में अब ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए इस IPO को लेकर, और क्लियर हुई भी होगी, मुझे उम्मीद करता हूँ क्लियर भी हुई होगी। क्लियर हुई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे, मतलब लिस्टिंग गेन्स के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं तो अभी 1-2 दिन वेट करूंगा, जब भी IPO ओपन होगा सब्सक्रिप्शन वगैरह देखूंगा, उसके बाद अप्लाई करने की सोचूंगा। बाकी ये ऐसा सोच सकते हैं कि कोई अलग इन्वेस्टमेंट है जिसके पास REIT के शेयर नहीं है वो ले सकते हैं। बाकी डिसीजन आपको लेना है, अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लेना है, मेरे कहने पर नहीं लेना है। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।